अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। कल का दिन बड़ा अहम है। कल जीएचक्यू में एक पुरवकार तकरीब में जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो अपनी ऑफिशियल केन जो है या सोवेनियर आप समझ लें, वो जनरल आसिम मुनीर को जब ट्रांसफर करेंगे और जैसी वो जनरल आसिम मुनीर के हाथ में आएगी वो पाकिस्तान के अगले आर्मी चीफ मुकर्रर हो रहेंगे और इस न्यूक्लियर आर्मी की वो कमांड ले लेंगे। और ये तकरीब बड़ी खुशूसलूबी से इंशाल्लाह कल तय पा जाएगी। जितनी देर ऑपोजिशन ने कोशिश कर ली इमरान खान वगैरह ने कि इस तकरीब में किसी तरह खलल डाल सकें, कोई बुराई पैदा कर सकें, वो अल्लाह का करम है कि नहीं हो सकी। इस हवाले से कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने 6 साल के टेन्योर में एज अ चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस उन्होंने क्या किया अस्करी तौर पे और फ्रंट्स के ऊपर उनकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, मैं थोड़ी देर में आपको पीएनएन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाऊंगा। लेकिन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बहुत ही सीनियर सियासतदान ज़मान कायरा साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है हमारे, हम इनसे सीखते भी हैं, हम इनके तज्जियों से हमारी रहनुमाई भी होती है। और कमर साहब, थैंक यू वेरी मच, बड़े दिन के बाद आप खरा सच पे आए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत शानदार अल्फाज कहे, शायद मैं इसके काबिल नहीं हूँ, पर आप भाई हैं, बहुत शुक्रिया आपका। कमर भाई, ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इजलास हो रहे हैं, बड़ी गहमा गहमी है, कहा जा रहा है कि गौर खौस हो रहा है सूबाई असेंबलियों से इस्तीफे देने की। तो अगर ऐसा हो जाता है तो आप लोगों की क्या हिकमत अमली होगी? पहले तो जी ये बात ही बड़े अचंभे की है ना कि आप ऐलान पहले कर रहे हैं, मशवरे बाद में कर रहे हैं। कभी ऐसे हुआ है कि आप नतीजा पहले अनाउंस करते हैं और मुशावरत बाद में करें? और जब आप नतीजा ऐलान कर रहे थे, आपके साथ बाएं तरफ एक चीफ मिनिस्टर बैठे हैं और एक के पास से आप गए थे और वापस भी उसी के पास आए, और अब आप किस बात का इंतजार में हैं? देना चाहें तो जरूर दें, लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान अब अपने साथियों को भी और अपने आप को भी और अपनी पार्टी को भी वो असल में एक उम्मीद की फिजा में रखना चाहते हैं। और जो लड़ाई का उनका एक तरीकाकार है कि तसादम रखो, तनाज़े आप बढ़ाते चले जाओ, कोशिश करो। अब उनको हर महाज पे जो उनको बैक फुट पे जाना पड़ा है या यू टर्न लेना पड़ा है बकौल उनके, यानी उनको आलमी साजिश के बयानिए से भी, उनको जान के खतरे से भी, उनको फौज की कमान से भी, उनको पता नहीं किस किस से इन्हिराफ करना पड़ा या यू टर्न लेना पड़ा। और इस्लामाबाद में धरना देने से भी वो कोई 3-4 मिलियन लोग लाना चाह रहे थे, 30-40 लाख, उतने हजार लोग भी नहीं ला सके जितने लाखों के उनके दावे थे। और आज फिर उनके लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि जहाँ पे उनकी हुकूमत है मुबशर साहब, आज़ाद कश्मीर, और वहाँ पे मुजफ्फराबाद डिवीजन के इलेक्शन हुए हैं लोकल बॉडीज़ के, अभी बाकी डिवीजन के इलेक्शन 3 और 8 को होने हैं। और उस डिवीजन के जो नतीजे आए हैं उसमें वो डिवीजन जहाँ पे उनका दारुल खिलाफा है, जहाँ पे उनका वजीर आजम है, उनका सदर है, उनका स्पीकर है, उनकी हर ताकत उनके पास है, और एक डिवीजन से 6 वज़रा हैं और इससे ज़्यादा उनके मशीर और बाकी लोग हैं। वहाँ पे ना वो मुजफ्फराबाद शहर के अंदर अपनी मेयरशिप कर ले सकेंगे क्योंकि उनको बहुत बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इसी तरह मुजफ्फराबाद का जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वहाँ भी उनको अक्सरियत नहीं मिली है। ओवरऑल भी वो नंबर 3 पे है इस वक्त। सो उनको ये सोचना होगा कि जो पॉपुलैरिटी के मेराज के दावे कर रहे थे, और बहुत सारे हमारे साथी भी उनके दावे को बड़ा बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे थे कि जी खान साहब देखे लोकल बॉडीज इलेक्शन में जीत गए, इस वक्त मुल्क की फिजा है, वो जीतेंगे, वो 2/3 अक्सरियत ले जाएंगे। खान साहब को उनकी जमात को भी सोचना है और सोच रहे होंगे कि जहाँ पे हुकूमत थी, सब कुछ था, वहां पे बावजूद वो हुकूमत के आप लोकल बॉडीज में बुरी तरह पिटे हैं। अब आप अगर ये फैसला करते हैं, वो असेंबली डिसॉल्व करते हैं, तो मुबशर साहब क्या होगा? पहली कोशिश तो हमारी ये है कि ना टूट सके असेंबली, उसके लिए जो आईनी कानूनी इकदाम हैं हम उठाएंगे। लेकिन फर्ज करें हम नाकाम हो जाए और वो असेंबली को तोड़ने में, दोनों असेंबली को तोड़ने में कामयाब हो जाता है, ये है वर्स्ट केस सिनेरियो। अब पाकिस्तान में मुबशर साहब हमेशा कौमी और सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन एक वक्त में होते रहे। वो असेंबलियां मुद्दत पूरी करे तो भी, या असेंबलियां मुद्दत तो पूरी ना करे
मिड टर्म में तोड़ दी गई असेंबलियां बार बार, तो भी दोनों सूरतों में इलेक्शन एक ही टाइम पे होते थे, कौमी और सूबाई असेंबलियों के। दुनिया में, हिंदुस्तान में या बाकी मुल्कों में जहाँ पार्लिमानी डेमोक्रेसी है, वहाँ पे सूबाई और कौमी असेंबलियों के इलेक्शन एक ही वक्त में होना ज़रूरी नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर तो बहुत सारा अजीब तजर्बा है कि उनकी सूबाई असेंबलियों की कई की मुद्दत कौमी असेंबली के साथ पूरी नहीं होती, लिहाजा वहाँ कौमी असेंबली और कुछ सूबाई असेंबलियों का इलेक्शन होते हैं, बाकी उनके शेड्यूल में इलेक्शन होते रहते हैं रूटीन में। पाकिस्तान में ये पहला तजर्बा होगा। अगर ये दोनों सूबों की असेंबलियां तोड़ देते हैं और हम उसको नहीं रोक सकते और अदालत भी उसको नहीं रोकती, तो फिर अल्टीमेटली ये होगा कि सिंध के ऊपर तो कोई बार नहीं है ना। आप पंजाब का फैसला सिंध पे तो इम्पोज नहीं कर सकते, सिंध की असेंबली नहीं तोड़ रहे। आप बलोचिस्तान के ऊपर नहीं कर सकते केपी और पंजाब का फैसला, लिहाजा वो दोनों असेंबलियां इंटैक्ट रहेंगी, इन दोनों का इलेक्शन करा लेंगे और वफाकी हुकूमत भी नहीं जाएगी। कुछ लोगों का ये गुमान है या ये एक बहस छेड़ दी गई कि जी अगर ऐसा होता है तो फिर तो खान साहब के लिए बड़ा एक एज है कि वो दोनों सूबाई असेंबलियों से बड़ी कसरत से जीतेंगे और उसके बाद अगला जब इलेक्शन का मुद्दत आएगी तो वो दो सूबों में पूरे जोर से इलेक्शन लड़ेंगे जाके, और यहाँ क्योंकि दोनों में उनकी हुकूमतें बना लेंगे वो, लिहाजा यहाँ तो फिर अगला इलेक्शन तो दोनों सूबों से वो लीड लेके जीत जाएंगे। ये एक बहस हो रही है इस वक्त, कई चैनल पर मुझ पर भी सवाल हुआ, तो मैंने पहले कहा कि जी जरा गौर कीजिए बहस हो क्या रही है। आप ये कह रहे हैं कि जहां उनकी हुकूमत होगी वहां वो तगड़ा होकर इलेक्शन जीत लेंगे अगला, क्योंकि उनकी हुकूमत होगी, और कोई फायदा नहीं है। और दूसरा ये कि ये आप क्या कह रहे हैं, किस बुनियाद पे आप कह रहे हैं? यही इमरान खान है जो जब हुकूमत में थे तो सारे इलेक्शन हार रहे थे, ये अपोजिशन में आए तो उन्होंने आके सारे इलेक्शन खुद लड़े, जहां से खुद इलेक्शन नहीं लड़ा वहां से बुरी तरह शिकस्त हुई, कराची में खुद को भी शिकस्त हुई। लेकिन एक लीडर का, एक आम कारकुन के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का एडवांटेज होता है कि सारी जमात इकट्ठी हो जाती है। वो कंपेन कर रहे थे, हम हुकूमत में बैठे थे, ना वजीर आजम, ना बिलावल साहब, ना कोई वजीर उनके हलकों में नहीं जा सका, इनकी पूरी टीम उनकी कंपेन कर रही थी और खुद खान साहब कैंडिडेट थे। अगर कैंडिडेट वर्सेस कैंडिडेट हुआ तो जो हाल इनका कश्मीर में हो रहा है उससे बुरा हाल इनको फेस करना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो इस तजर्बे में हमारी भी ये हो सकता है कि हम जीतें और जीतने के बाद हम हुकूमतें बना लें, तो फिर क्या होगा इनके साथ, फिर अगले इलेक्शन का क्या करेंगे ये? तो ये ऐसा आसान फैसला नहीं है, लेकिन खान साहब अब क्या करें, उनके पास और रास्ते भी कम ही है। वो किसी ना किसी कोई ट्रक तो लोगों के सामने खड़ा करेंगे जिसकी बत्ती के पीछे फिर लगाए उनको। आपके ख्याल में क्या परवेज लाई इमरान खान साहब के कहने पे असेंबली तहलील कर देंगे? कह तो वो यही रहे हैं कि मैं इमरान खान से बगावत नहीं करूंगा या मैं उनके एतमाद में पूरा उतरूंगा और मैं जब वो कहेंगे असेंबली तोड़ दूंगा, लेकिन वो इमरान खान को शायद ये कहने ना दें और वो उनको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये भी है कि अगर वो अपने बड़े भाई का हुक्म मदबूली कर सकते हैं, भाई को जिच कर सकते हैं, तो वो वादे वादे करके, रात को मिठाइयाँ तकसीम करके, हमसे मुबारकें वसूल करके और सुबह जाके इमरान खान के साथ मिल सकते हैं, तो फिर कुछ भी हो सकता है। मैं क्या कहूँ, ये तारीख है। अच्छा, अब मेरी इत्तला ये है कि इमरान खान ने जब पहली बारी परवेज लाई को कहा कि असेंबली की तहलील करना है, तो उन्होंने उनको जवाब ये दिया, और ये मैं आपको मुसद्दिक का इत्तला दे रहा हूं कि खान साहब ऐ ना करना जे ए पंजाब दी पुलिस जिहड़ी बाहर खलोती है ऐना नहीं तानू आके फड़ लेना। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं। और उसके बाद ऐसे मैंने ही है। सुना है कि इरादा डोल गया। नहीं इतना तो देखो मुबशिर साहब, एक मसला तो है, अब पता नहीं ये रेलेवेंट बात है कि नहीं। खान साहब लाहौर से गए और कहा कि मैं बड़ी तकलीफ तकलीफ में ट्रेवल करके आया हूँ, जहाज में भी तकलीफ में था, गाड़ी में भी तकलीफ में हूँ क्योंकि गाड़ी उनकी टांग में जख्म है, और उनका घर जो था जो ज़्यादा कंफर्टेबल है वो जलसा गाह से कोई 10 मिनट की ड्राइव पे होगा, मैक्सिमम 10 भी नहीं है शायद, 5-7 मिनट की ड्राइव पे था। वो वहां नहीं गए, वो वापस वही तकलीफ दे सफर करके लाहौर चले गए, और इस्लामाबाद ना बैठने की वजह बुनियादी तौर पे शायद राना सनाउल्लाह का खौफ ही है, और तो कोई वजह नहीं लगती। बिल्कुल था। लास्ट क्वेश्चन कमरमान कायरा साहब, आप समझते हैं वाकई इमरान खान सीरियस हैं?
मेरा ख्याल है बशीर साहब बंदा बाज़ औक़ात अपने ही जाल में या अपने ही दावों में, अपने ही वादों में, अपने ओवर कॉन्फिडेंस में फँस जाता है। इमरान खान के साथ ये मसला हो गया है। एक तो उनको ये है कि उनके साथी सारे जो वो कहते हैं वो कर रहे होते हैं। अपने मुखालिफिन को वो गालियाँ दे रहे होते हैं। वो सेल्फ अज़्यूम, वो अपनी ज़ात को, अपनी खुद सताइशी का जो अमल है ना उनका, उसने उनके लिए बहुत सारे मसाइल खड़े किए हैं। वो सेल्फ क्लेम तो हैं, सबसे बड़े ज़हीन आदमी हैं, वो सबसे ज़्यादा सियासत को समझते हैं, वो सबसे ज़्यादा यूरोप को समझते हैं, वो सबसे ज़्यादा दलेर हैं, वो सबसे ज़्यादा गैरतमंद, पता नहीं क्या-क्या हैं, लेकिन वो ही हैं और कोई नहीं जानता कुछ। सो ये जिस बंदे को गुमान हो जाता है और उसके जब ख्वाब टूटने, ऊपर से उसको इक़्तिदार भी दे दिया जाए और इक़्तिदार भी ऐसा कि जनाब सब एक पेज पे हो जाएँ और उसको लगे कि जनाब अब मैं तो अपने मुखालिफ जिसको चाहूँ पकड़ के जेल में डाल दूँ और 2-2 साल तक लोगों को अज़ियतें देते रहे। उसके बाद अब अचानक उनसे वो इक़्तिदार छिना है तो वो वापस उस फ़िज़ा में जाना चाहते हैं। इसीलिए सारी सियासी जमातें बजोज़ इमरान खान के, उनके अलावा ये कह रहे हैं कि फ़ौज को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। फ़ौज खुद कह रही है कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, जो हुआ वो माज़ी है और वो बड़े ज़ोर से कह रहे हैं कि ये हमारा इदारा जाती फ़ैसला है। पहले आईएसपीआर के डीजी ने और डीजी आईएसआई ने कहा और फिर आर्मी चीफ ने कहा आउटगोइंग, और यही जज़्बा इनकमिंग आर्मी चीफ का होगा। कल उनकी तकरीर भी होगी। सो इमरान खान एक वाहिद लीडर हैं जो कह रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप सियासत में मुदाखलत करें, आप इनको चलता करें, ये हुकूमत फारग करें और मुझे लेके आएँ और मुझे वो फ़िज़ा दें, आप सियासत में न्यूट्रल ना हों। उन्होंने तो बहुत कुछ कहा, वो कहते हैं मुझे वो फ़िज़ा दें जो 2018 में है, क्योंकि उसके अलावा उनको एतमाद नहीं होता, करें क्या? और अब तब तो उनको अदालतों पे भी एतमाद नहीं है। अब तो उन्होंने पर जो केस करना था, वो भी दुबई में और लंदन की अदालतों में करना था। आज तक मेरे ख्याल वो भी नहीं हुआ शायद, नहीं हुआ। जो उन्होंने शाहज़ादा पे करना है। कमरुज़्ज़मान कायरा, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमें जॉइन करने का। आपको मैंने कायरा साहब से गुफ्तगू से पहले आपको बताया था कि जनरल कमर बाजवा जो हैं, उनकी 6 साल का जो टेन्योर है एज़ सिपह सलार अफ़वाज पाकिस्तान का, पर आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने क्या किया और पाकिस्तान के लिए क्या पाया। फैसला आपने करना है। वॉच दिस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और आप देख रहे थे पहले कमरुज़्ज़मान कायरा की गुफ्तगू, फिर एक डॉक्यूमेंट्री ऑन द अचीवमेंट्स ऑफ जनरल कमर बाजवा, जो 6 साल की उनकी अचीवमेंट्स हैं। और अब मुझे ज्वाइन किया कंवर दिलशाद ने, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, साबिक इलेक्शन कमीशन के रुए रवा रहे हैं, और जनाब राना एहसान अफजल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। कंवर भाई, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि अगर वाकई मैस लेवल पे रेजिग्नेशंस आ जाती हैं, जैसे पीटीआई धमका रही है, तो उस सूरत में इलेक्शन कमीशन का क्या रद्द-ए-अमल होगा, वो क्या करेगा? देखें जी, अगर ये जैसे कि सूबाई असम्बलियों के रिज़ाइन आ जाते हैं, जिनकी दोनों सूबे में अगर तादाद गिनी जाए तो 411 बनती है, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपना आज अपना नुक्ता नज़र पेश कर दिया है कि हम ये बाई इलेक्शन करवा देंगे विदिन 60 डेज़ में, अगर इस्तीफ़े आते हैं। इस्तीफ़े आने की सूरत में 60 दिन में इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है, और उन्होंने अपना एस्टीमेट भी बता दिया है कि 25 अरब रुपया जो है, वो खर्च होना है, क्योंकि हर हल्के में 7 करोड़ के लगभग खर्चा का इम्कानात होते हैं। तो 25 अरब रुपया जो है वो इस पे खर्च आएगा। लेकिन जहाँ तक नज़र आ रहा है, बड़े-बड़े पे बहस हो रही है, तो मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है कि दोनों तरफ की मुक़ला जो हैं, वो एक इसकी सही इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहे। अब परवेज़ इलाही साहब इंटरप्रिटेशन ये कर रहे हैं कि जब सूबाई असम्बली का इजलास जारी हो, तो गवर्नर राज नाफ़िज़ नहीं हो सकता। साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर सूबाई असम्बली का इजलास जारी हो तो अदम एतमाद की तहरीक पेश नहीं हो सकती। और तीसरा वो ये कह रहे हैं कि जनाब गवर्नर साहब जो हैं वो उनसे एतमाद का वोट नहीं ले सकते। हमने बड़ा इस पर आइन और कानून की सारी हमने इंटरप्रिटेशन पढ़ी, देखी, देखा। हम इस नतीजे पे पहुँचे, कहाँ लिखा हुआ है कि जब अदम एतमाद की तहरीक पेश नहीं हो सकती, जब सूबाई असम्बली का इजलास हो रहा हो, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। उसमें ये लिखा हुआ है कि जब बजट इजलास हो रहा हो, बजट इजलास, तो बजट इजलास के दौरान में तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं होती। बाकी रास्ते खुले हुए हैं।
तो अब मैं ये समझ में नहीं आ रही कि मुस्लिम लीग नवाज़ के भी दोस्त बैठे हुए हैं राणा साहब, तो ये सब उनको अपने बताएँ, अपने लीगल एडवाइज़रों को जनाब आप तहरीक अदम एतमाद पेश कर सकते हैं, कहाँ लिखा हुआ है इनके अंदर? वो सिर्फ़ बजट की हद तक आप तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं कर सकते, फाइनेंशियल बजट। लेकिन जब फाइनेंशियल बजट बिल पेश हो जाए, तो आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आइन में लिखी हुई है, लेकिन सब आँख बंद करके एक तरफ जा रहे हैं कि जनाब हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप तहरीक अदम एतमाद पेश कर सकते हैं परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ, पर स्पीकर सूबाई असेंबली के खिलाफ, और साथ गवर्नर राज नाफ़िज़ करने के भी जो है वो भी रास्ते खुले हैं। क्योंकि आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने आपके लिए बड़ा महफूज़ रास्ता दे दिया, लेकिन आप गौर व खोज करने वाले नहीं हैं, हर वक़्त टीवी में बैठे रहते हैं। उन्होंने कहा ये बड़ा सुबह बड़ा अच्छा जा रहा है, पुरअमन तरीके हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल भी ठीक है, और सूबाई असेंबली भी जा रही है, तमाम कानून साज़ी भी हो रही है, तमाम काम पुरअमन तरीके से हो रहे हैं। जब तमाम काम पुरअमन तरीके से हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल भी बेहतर है, तो आप असेंबली तहरीर करने का क्या जवाब पेश करेंगे? सबसे बड़ी अहम बात तो ये है, जब असेंबली जब तहरीर होती है, जब हालात खराब हो जाए, कब्ज़ा हो जाए, जैसे पहले कब्ज़ा हुआ था असेंबली पर, आप ऐवान इक़बाल में बजट पेश करते रहे, उस वक़्त ये सूरत-ए-हाल ऐसी थी कि आप जो है इमरजेंसी भी लगा सकते थे, गवर्नर भी डाल हो सकता था, असेंबली तोड़ भी सकते थे। लेकिन यहाँ तो सब कुछ खुद परवेज़ इलाही साहब ने इकरार कर लिया है। अब अगर वो असेंबली तहरीर करते हैं, अगर इनमें पीटीआई की या मुस्लिम लीग की होगी, सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं और वो कहेंगे जनाब हालात ठीक थे, कानून साज़ी हो रही थी, 4 महीने से सूबाई असेंबली का इजलास जारी था, कोई ऐसी सूरत-ए-हाल नहीं थी जो असेंबली डिसॉल्व की जाए। तो वो सुप्रीम कोर्ट ही पूछेगी कि भई हालात तो बिल्कुल ठीक थे, आपने असेंबली डिसॉल्व करना कोई मज़ाक समझ रखा है? ये किसी की अमानत तो नहीं है। अच्छा, राना एहसान साहब, फर्ज करें बाई इलेक्शंस हो जाते हैं और इमरान खान ऐलान करते हैं कि जितने मर्जी सीटों पे बाई इलेक्शन होना है, सब पे मैंने खुद खड़े होना है, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? क्योंकि वो तो ज़हन पे कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। देखिए, मेरे ख़्याल से ये नौबत ही नहीं आनी, क्योंकि ये अभी तो ये एक भड़क है, एक धमकी है, लेकिन अगर वो नौबत आ जाती है, फिर इलेक्शन लड़े जाएँगे। लेकिन उनका जो मकसद है, वो तो ये है कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएँ इस तरीके से, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। नो कॉन्फिडेंस एक ऑप्शन है, गवर्नर राज एक ऑप्शन है, उसमें हो सकता है कि कोई मुश्किलात हों, लेकिन वो लीगल टीम उसको हमारी देख रही है। लेकिन ये सारी ऑप्शंस हैं जो कि इस्तेमाल की जा सकती हैं इमरान खान की कम से कम जो ख्वाहिशात हैं उनके ऊपर पानी अगर फेरना हो। लेकिन उसके साथ-साथ अगर अगर जो वर्स्ट सिनेरियो है हुकूमत के लिए, वो ये है कि इलेक्शंस अनाउंस हो जाएँ, जो ईसीपी ने कहा कि जो है वो बाय इलेक्शंस अनाउंस हो जाएँगे इतनी सीटों के ऊपर, तो हम लड़ेंगे फिर वो इलेक्शन। और लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये सिनेरियो ऐसा ही हुआ और इस कंक्लूजन पे इमरान खान साहब आ गए, तो फिर वो कोई डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज की तरफ आप नहीं देखेंगे कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, क्योंकि ये भी एक आफ्टर थॉट थी। ये जो इन्होंने जो बढ़क मारी है, उसकी जो मेजर वजह है वो ये है कि इमरान खान साहब के जो 2 दावे थे कि ये एक आलमी साजिश के जरिए हुकूमत आई है और इसको हम लॉन्ग मार्च की जगह के जरिए अर्ली इलेक्शंस लेंगे, और दूसरा फौजी तकर्री। तो दोनों पे इमरान खान साहब फ्लॉप हुए और लोगों ने देखा कि जो लॉन्ग मार्च था, वो हद उसकी अगर आप कर लें तो आधा किलोमीटर लंबा होता था, और वो 4 घंटे दिन में चलता था, 20 घंटे ऑफ होता था। फिर जब आपने इनके साथ हादसा पेश आ गया, शुक्र है अल्लाह ने इनकी जान बचा दी। तो तब ये जब डिजिटल खिताब करते थे, तो चंद 100 या 1000 लोग उसको सुन रहे होते थे, और जो फिनाले जिसके ऊपर 6 महीने से पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे इन्होंने लगाई रखा, जो फिनाले था एक अच्छा पावर शो था। वहां चंद 1000 लोग जरूर थे, चंद लाख लोग नहीं थे, जिस तरह दावे किए गए कि 1 मिलियन या 2 मिलियन या 3 मिलियन। इस चीज के बावजूद कि कोई रुकावट नहीं थी, ना केपीके में कोई रुकावट थी, ना पंजाब में, ना गिलगित बल्तिस्तान में, ना कश्मीर में। फिर भी एक नॉर्मल सा एक पावर शो था जिसमें चंद 1000 लोग जरूर थे। अब ये बहस हो सकती है कि 10,000 थे क्या 50,000 थे, लेकिन चंद 1000 थे। तो वो कहने का मतलब उसके ऊपर उनको फेस सेविंग चाहिए थी, तो वो फेस सेविंग बगैर मुशावरत के, फिर उन्होंने अपने कोalition पार्टनर से मुशावरत नहीं की, किसी से मुशावरत पार्टी में भी शायद पता नहीं की या नहीं की, लेकिन क्योंकि उन्होंने कुछ तो बताना था ना अवाम को, तो उन्होंने बढ़क मारी है। अब देखते हैं इसको वो आगे कहां लेके चलते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, जो हुकूमत के पास आला हुआ उसको हर लिहाज से इस्तेमाल किया जाएगा।
इस सियासी दंगल में। अच्छा, इख्तलाफात की बात हो रही है, वो तो आपकी पार्टी में पड़े हैं। अभी मिफ्ता इस्माइल आप ही के वजीर खजाना रह चुके हैं, उन्होंने डॉन में आज लिख दिया कि जी हमारी मुआशी डायरेक्शन सही नहीं है, सही सिमत नहीं जा रहे, दिसंबर में स्कूप बॉन्ड्स की हमने पेमेंट करनी है, तो उस बात तो हमारा डिफॉल्ट का खतरा बढ़ जाएगा। तो पहले तो आप लोग सोच लें आपकी मुआशी पॉलिसी सही है कि नहीं। देखिए, जो उन्होंने जिन परेशानी का उन्होंने इज़हार उस आर्टिकल में किया है, उनसे हम बखूबी वाकिफ़ हैं और दार साहब जो हैं उन्हीं चीज़ों को ही डील कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला देखें, ये जो आईएमएफ का मुआहदा है ये बड़ा देखें, मुबश्शिर साहब, अगर मैं आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से बताऊं तो चैलेंज क्या है। देखिए, चैलेंज ये है कि आपके पास डॉलर्स की शॉर्टेज आज है, मौजूद है, आपको डॉलर्स चाहिए हैं, उसकी चाबी आईएमएफ है। क्योंकि आईएमएफ के जरिए ही वो डॉलर्स मिलेंगे। आईएमएफ आपको कहता है कि आपने बिल्कुल स्पेंडिंग जो है वो बजट के अलावा नहीं करनी, और अगर करेंगे तो फिर उसकी फिस्कल स्पेस बनानी है। हमारे पास सैलाब भी आ गए, तो हम उनसे डेटा शेयर कर रहे हैं। बातचीत में कोई थोड़ा बहुत डिले आया है, लेकिन द टॉक्स आर ऑन, इन लाइन है वो, और इंशाल्लाह ताला ये हदफ हम पूरा कर लेंगे। ये जो 9th रिव्यू है ये मुकम्मल हो जाएगा। ये आज नहीं तो कल उनकी टीम या परसों आने वाले हफ्ते में दे विल बी इन पाकिस्तान, और वो अपना रिव्यू मुकम्मल करके, मैं समझता हूं कि ये जो एक डॉलर का क्राइसिस जिसके अंदर थोड़ा सा ये अभी प्रेशर बिल्डअप हुआ है, ये कवर हो जाएगा। लेकिन क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है? नहीं, नहीं कर रहा। पाकिस्तान का जो कर्जा है वो 22% कमर्शियल और ये बॉन्ड्स और कैपिटल मार्केट से रिलेटेड है, और 78% ये बायलैटरल मल्टीलैटरल है। डिफॉल्ट बायलैटरल मल्टीलैटरल पे कभी भी नहीं होता, जो कि हमारा तकरीबन 80% है। डिफॉल्ट हमेशा तब होता है अगर आप कमर्शियल पेमेंट्स ना कर पाए और अगर आप बॉन्ड्स को रिटायर ना कर पाए, तो वो हम इंशाल्लाह ताला बखूबी कर लेंगे। उसके अंदर कोई कबाहत नहीं है। तो ये इशू नहीं है। इशू है तो लिक्विडिटी क्राइसिस का है। वो इंशाल्लाह ताला आने वाले चंद महीनों में जब ये आईएमएफ का 9th रिव्यू हो जाएगा, उसके बाद वो क्लियर होता जरूर नजर आएगा। हालात टफ हैं, इसको मैं एग्री करता हूँ, मैं मानता हूँ, इस चीज को तस्लीम करता हूँ। टफ हालात हैं, दुनिया में भी रिसेशन है, एनर्जी क्राइसिस भी है, ये सब मामलात हैं। कंवर दिलशाद साहब, ये सैलाब जो है इसके मुतालिक तो यूएन जनरल सेक्रेटरी भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान को तकरीबन 30 से 40 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, और उसका फॉल आउट नुकसान शायद उससे भी ज्यादा हो, और इनको बहुत साल लगेंगे उसको रिकवर करने में। तो अब ऐसी सूरत हाल में लेट्स अज्यूम, मैं एक आपको मेटाफोरिकल सिनारियो दे रहा हूं कि एक मैस रेजिग्नेशंस आ जाती हैं असेंबली के अंदर, और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कहते हैं, उनको इलेक्शन कमीशन कहता है 25, 26, 27 बिलियन आपने देने हैं टुवर्ड्स द बाई इलेक्शंस, और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमारी मुआशी हालत ठीक नहीं है, हम सही डायरेक्शन की तरफ नहीं जा रहे, और वो वहां पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं। 3 महीने के लिए हर चीज फ्रीज हो जाती है। तो 3 महीने तो बाई इलेक्शंस नहीं होंगे जब बुनियादी हकूक जो है वो सलब हुए होंगे, और 3 महीने के बाद जब उसको लिफ्ट करते हैं तो इलेक्शन कमीशन जो है वो फिर कराने का पाबंद नहीं है बाई इलेक्शंस, क्योंकि बियॉन्ड मार्च तो वो उसको कहेंगे कि जनरल इलेक्शन पे ही अब जनरल इलेक्शन होगा। क्या ऐसा मुमकिन है जो मैं आपको कह रहा हूँ? नहीं, बहुत खूबसूरत बात आपने कही है राना लुकमान साहब, मुबशर साहब, सॉरी सॉरी, मुबशर लुकमान साहब, आपने बहुत खूबसूरत बात कही है। ये बिल्कुल सही फरमाया आपने कि हुकूमत के पास ये ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो आज कहा है कि हमें 25 अरब से 30 अरब रुपए का चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ी रकम है जिससे पाकिस्तान जो है वाकई ठीक है। राना साहब ने अपनी हुकूमत की तरफ से अच्छी खुशखबरी सुनाई है, लेकिन आज हमें जो डॉक्टर इशफाक असद में पाकिस्तान के माहिर माशियात हैं, वो रो पड़े। आज एक प्रोग्राम में रोना शुरू कर दिया, हजारों कतार रोए कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, स्टॉक चेन बैठ चुकी है, और हमारे जो बाहर के स्टॉक में जो जा रहा है, पाउंड डॉलर जा रहे हैं, वो बिल्कुल मौत की तरह बह गया है। तो ये हालात तो खराब हैं। बाकी मिफ्ता इस्माइल जो है उसको हम बात को ज्यादा अहमियत नहीं देते। जब वो थे वजीर खजाना, उन्होंने पाकिस्तानी के अवाम के साथ बड़े जुल्म तशद्दुद किया है मुआशी लिहाज से, हम उनको लाइक नहीं करते। लेकिन बहरहाल आप नीचे आइए, आपने बात बड़ी खूबसूरत कही है। अब हुकूमत के पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन है जो आपने अभी ज़ाहिर किया है, जो हमारे ज़हन पे नहीं आ रहा था। अभी आर्टिकल 234 के तहत या 232 के तहत भी 234 दोनों आर्टिकल लगते हैं। अगर ये मुआशी इमरजेंसी नाफज कर देते हैं तो फिर ये ठीक है, फिर ये 3 महीने तक इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि ये मुल्क के अंदर मुआशी जो है इमरजेंसी लग गई, और 3 महीने जब गुजर जाएंगे, 4 महीने वैसे लग जाते हैं तैयारी व्यारी में करने में, तो फिर ये हमारा कौमी असम्बली के इंतखाबात
या पूरे पाकिस्तान के इंतखाबात जो हैं, वो अगस्त में असेंबली डिसॉल्व हो जाएँगी आईनी तौर पर और अक्टूबर में इंतखाबात होंगे। तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कह सकता है कि अभी चंद महीनों में चूँकि कौमी असम्बली के इंतखाबात भी, सूबाई असम्बली के इंतखाबात भी हो रहे हैं, तो हम अब इसका इंतखाब कराना बिला-वज़ा जो है इसकी ज़रूरत नहीं है, गैर आईनी, गैर कानूनी हो जाएगा। तो ये बात दुरुस्त फरमाई है आपने कि ये हुकूमत के पास इमरजेंसी लगाने के इख्तियारात मौजूद हैं और ये प्राइम मिनिस्टर साहब लगा सकते हैं। बहुत अहम इसमें लिखा हुआ आर्टिकल 232 में भी और 234 में भी कि इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो ये बात दुरुस्त फरमाई है आपने कि ये इनके पास ऑप्शन है। अगर उन्होंने इस्तीफे दे भी दिए और इस्तीफे देने के बाद या इस्तीफे दे दें या असेंबली डिसॉल्व कर दें, चलें बाकी इनकी बातें कहानियाँ हैं, असेंबली डिसॉल्व नहीं करेंगे, तो असेंबली डिसॉल्व कर देते हैं और साथ ही हुकूमत इमरजेंसी लगा देती है। तो आपकी बात दुरुस्त फरमाई है आपने कि ये कि हुकूमत जो है वो कह सके कि हमारे पास 25 अरब रुपए देने को नहीं है, तो इसको इमरजेंसी लग चुकी है माशी, तो आप इसको एक्सटेंड कर दें। तो फिर आइन का आर्टिकल 234 जो है, उसमें ये लिखा हुआ कि अगर कोई नागुज़ीर हालात हो जाएँ, इमरजेंसी लग जाए, सैलाब आ जाए, तूफ़ान आ जाए या माशी बुरहान पैदा हो जाए, तो आपने अगर वो कानून आइन की जो है, वो अगर पासदारी ना कर सके, तो आइन की खिलाफ-वर्ज़ी नहीं है। तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 234 के तहत ये जो इंतखाबात होंगे सूबाई असम्बलियों के, तो वो आगे तक एक्सटेंड कर सकता है। तो कोई आइन की कोई खिलाफ-वर्ज़ी तसव्वुर नहीं की जाएगी। ये आर्टिकल 234 में लिखा हुआ है और 232 में ये है कि इमरजेंसी लग सकती है। ये बात दुरुस्त फरमाया आपने। ये सही बात राना है। एहसान साहब, इसी तरह अगर आप देखें तो जब इलेक्शंस अनाउंस होने होते हैं, जनरल इलेक्शंस, तो ऑपोजिशन और हाउस जो है, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, वो बैठकर इंटरिम सेटअप के ऊपर एक तैयारी करते हैं। अगर ये रेजिग्नेशंस देकर निकल जाते हैं, तो फिर उसके बाद इनका तो अमल दखल ही खत्म हो जाएगा कोई भी इंटरिम सेटअप देने के ऊपर। और फिर इंटरिम सेटअप जो है, वो भी इमरजेंसी डिक्लेयर करके 3 महीने कोर्ट से और ले सकता है और उसके बाद पीटीआई का कोई उस पे जोर नहीं चलेगा। तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे ये लोग? देखें, जो इनकी आज कोई मीटिंग हुई है, उसके अंदर भी जो इनके लीगल माहिरीन हैं, उन्होंने उनको यही एडवाइस दी है कि अगर आप असेंबलीज़ डिसॉल्व करके निकल जाएँगे, तो जो केयर टेकर सेटअप है, वो तो जो है ऑपोजिशन और हुकूमत की मुशावरत से आना होता है और अगर ऑपोजिशन और हुकूमत में मुशावरत ना हो, तो फिर वो रोल जो है वो ईसीपी को या किसी और फोरम पे जो है वो शिफ्ट हो जाता है और उसके तहत अगर कोई केयर टेकर हुकूमत न्यूट्रल आ जाती है या जो भी आ जाती है, तो वो फिर ये फैसला कर सकती है कि अगर केयर टेकर को एक्सटेंड करना है या कोई इमरजेंसी की सूरत हाल है या कोई इश्यूज हैं, तो उसको लंबा करने के इम्कानात हैं। तो ये ऑप्शन भी जो है ये इसके ऊपर उनकी अपनी लीगल टीम ने उनको राय दी, जो बयानिया मैंने मेरी नज़र के सामने से गुजरा है। तो ये सारी वो रियल ऑप्शंस हैं जो कि इमरान खान का जो प्लान है कि फौरी तौर पे इलेक्शन हो और किसी तरीके से वो इक़्तिदार में आ जाएँ, उसको उसके ऊपर वो कदगन लगा सकता है या उसको डिले कर सकता है। देखिए, मुझे तो समझ नहीं आती कि जहाँ 9 महीने रह गए हैं अब इस हुकूमत के टेन्योर को, खौफ क्या है? इमरान खान साहब का क्या मसला है? क्या वो वाक़ई इतने बड़े वो इकोनॉमिक चैंपियन हैं कि जिन्होंने 4 साल के अंदर जो है दूध की नहरें जो है वो चला दी कि अब उनको लगता है कि फ़ौरन अगर वो इक़्तिदार में आ जाते हैं तो पता नहीं वो इकोनॉमिक सॉल्यूशन कोई ले आएँगे। उनसे पूछे तो सही उनके पास कौन-सा सॉल्यूशन है? वो क्या डॉलर्स जो हैं वो कहाँ से पैदा करेंगे? क्या वो 200 अरब वो वाले ले आएँगे जो उन्होंने 100-100 अरब मुँह पे मारने थे? तो उनके पास कोई प्लान नहीं है। ये हुकूमत देखें, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास इस साल का फाइनेंशियल ईयर का पूरा प्लान है कि हमने डॉलर इकट्ठे करने हैं। मैंने चैलेंज आपके सामने रख दिया। कोई हमारे प्लान में कोई 32 से 34 अरब डॉलर की अरेंजमेंट है। उसके अंदर इश्यूज क्या आ रहे हैं? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक इशू है, उसके जिम्मेदार कौन है? इमरान खान है। लेकिन हम फिर भी हम समझते हैं कि हम इसमें इस हदफ में कामयाब ज़रूर होंगे और थोड़े से रिजर्व्स भी बिल्ड अप होंगे। लेकिन क्या इमरान खान अर्ली इलेक्शन से क्या इकोनॉमिक हालात ठीक हो जाएंगे? नहीं होंगे ठीक। क्या इमरान खान अकेले अगर हुकूमत में आ जाते हैं और हम यही हरकतें शुरू कर दें जो आज वो ऑपोजिशन में कर रहे हैं, तो क्या वो अपनी हुकूमत को कामयाबी से चला सकेंगे? नहीं चला सकेंगे। देखें, सोल्यूशन मुबश्शिर साहब यही है कि जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं
वो कम से कम मिनिमलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी के ऊपर करें आपस में बैठ के, और प्लान करें, अगला इलेक्शन प्लान कर लें। हम तैयार हैं प्लान के लिए। आप ईवानों में आएंगे तो हम अर्ली डेट के ऊपर भी बातचीत कर सकते हैं। ये सारे मामलात हो सकते हैं, लेकिन जिस तर्ज पे वो चले फिर उसके अंदर ऑब्वियसली हुकूमत के पास कोई और ऑप्शन नहीं पड़ती कि वो रिएक्ट करे, और फिर हम हमारे पास ऑप्शंस हैं लीगल के, हम इस मामले को हैंडल कर सकें। कंवर साहब, आईनी तौर पे तो ये हुकूमत वक्त जो है, ये आईनी तौर पे मैं कह रहा हूं, वो 1 साल अपनी असेंबली की मियाद एक्सटेंड कर सकती है। अगर ये मैस रेजिग्नेशंस आ जाती हैं और ये इस्तीफे आ जाते हैं और हुकूमत कहती है कि हमने 1 साल इसको एक्सटेंड करना है क्योंकि हमारे पास नहीं है फंड्स फॉर वट एवर रीजन, या कोई भी और रीजन देते हैं। आज बल्कि मैं सोशल मीडिया पे सुन रहा था कि शायद एक दहशतगर्द तंजीम ने भी पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, इस मुल्क को महफूज रखे और अवाम को भी। तो क्या ऐसी सूरत में कुछ मुमकिन है वो डिले कर सकते हैं? कंवर दिलशाद साहब की मुझे आवाज नहीं आ रही, लेकिन नाजरीन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, राना साहब आपका शुक्रिया, कंवर दिलशाद साहब आपका शुक्रिया, उससे पहले कमर जमान कायरा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक खिचड़ी पक रही है और उस खिचड़ी का सबसे बुनियादी जो जुज है वो ये है, इमरान खान ने अपने जलसे में ये अनाउंस कर दिया कि वो असेंबलियों से इस्तीफे दे सकते हैं और मुशावरत वो अब कर रहे हैं। यानी फैसला पहले आ गया और उसकी तदाबीर या उसकी तरकीबें जो हैं वो बाद में तय हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि ये ज्यादा थॉट आउट प्लान नहीं है। काफी लोगों का ख्याल है, तजियाकारों का, कि पीटीआई विल नॉट गो अहेड विद इट, और कुछ का ये ख्याल है कि वो इतना आगे निकल चुके हैं अपनी ही लाउड टॉक में कि वो अपनी ही बातों के अंदर ट्रैप होते जा रहे हैं। आने वाले दिन हमें बताएंगे दोनों में से कौन सा तज्जिया बेहतर तज्जिया था या सही तज्जिया था। मुझे इजाजत दें, until the next time, Allah Hafiz.